हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? आई एम नंदिनी, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर. ओके, ऑल राइट. आई वॉन्ट टू टेल यू, हम लोग फर्स्ट बुक कर रहे हैं विच इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. राइट, वी हैव डन चैप्टर 1 विच इज कोल्ड वॉर एरा, chapter 2 which is end of bipolarity, chapter 3 I want to tell you which is US hegemony is not in your course. Mind you, उसके कुछ topics have been shifted to chapter 2 while some topics have been covered in the other book. ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. CBSE ने कैंसिल कर दिया बट उसके टॉपिक्स इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं. एंड इन केस इफ यू वांट टू रीड NCERT में वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेंशन यू दोज टॉपिक्स. ऑल राइट, ओके. आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर, बेसिकली दिस इज चैप्टर 4. ठीक है, ये चैप्टर 4 है. इफ यू सी इन योर NCERT विच इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट नहीं रहेगा. ठीक है, हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे और आपको सब कुछ क्लैरिटी दे देंगे. ठीक है, एक बात आपको बतानी है बिफोर आई स्टार्ट दिस. आई वांट टू टेल यू दैट वी आर स्टार्टिंग विद लीगल स्टडीज. यार, a lot of students have been demanding for legal studies. एक बार देख लो यहाँ पे, लीगल स्टडीज हम क्लास 12 की स्टार्ट कर रहे हैं. They are little stressed about how do we go about it. Students की बहुत queries आ रही हैं. I want to tell you, and we are starting this subject in a day or two. आपको इसकी videos मिल जाएंगी. And I want to tell you how do you go about framing the question. कैसे उसको पढ़ना है, क्या important है, क्या चीज़ लर्न करनी है, क्या चीज़ समझ के लिखनी है, सब कुछ बताया जाएगा. ठीक है, और लीगल स्टडीज़ ईजियर बन जाएगी. आई नो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है लीगल स्टडीज़ का. नीड नॉट वरी, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है लीगल की और हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं. ठीक है, लेट अस बिगिन विद दिस नाउ. ऑल राइट, वी आर डूइंग ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, our fourth chapter of political science. I want to tell you, I'm going to cover in this European Union, EU. All right, okay, let me begin. अच्छा, ठीक है, बहुत शॉर्ट में पहले मैंने 3 स्लाइड्स बताई हैं. ठीक है, आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है. उसके बाद आप लोग देखोगे कि NCERT लाइन्स क्या कहती है. NCERT लाइन्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, हम उन्हें भी पढ़ेंगे, बट हम ये तो देखिए कि अगर हमारे क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का यूरोपियन यूनियन के ऊपर, लिख लो इसे, और इसे लिखकर कैसे आना है ये तो आपको पता होना चाहिए ना. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. यूरोपियन यूनियन, अब हुआ क्या था, ये US डोमेन यहाँ क्यों लिखा है पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. कोल्ड वॉर हुआ था, क्या ईयर था कोल्ड वॉर का? 1945 टू 91 तक हुआ था कोल्ड वॉर. US बन गया था, USSR बन गया था. USSR का तो हो गया डिसइंटीग्रेशन. बचा कौन? बचा US. ठीक है, US बचा. बट यार, कब तक US एक ही पार रहता? अब क्या हुआ, और भी कंट्रीज थी जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी कि अब USSR तो रहा नहीं, तो अब हम भी मेजर पोर्शन ऑफ GDP, इकोनॉमी, ये सब हम कवर करें. इसमें क्या क्या आता है आपको पता है? इसमें आता है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल में. कंफ्यूज नहीं हो, अगर आपको नहीं पता यूरोपियन यूनियन क्या है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट आई वांट टू टेल यू, आप आगे जाके क्लैट के लिए अपीयर करोगे, IAS के लिए, जुडिशरी, आप कहीं भी जाओगे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं. आप बैंक का एग्जाम दोगे, आप कोई भी एग्जाम दोगे, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, हम इसमें पता है क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में भी बहुत चीज़ें कट है, मैं आपको बता रही हूँ. देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं. यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे, वील रीड आसियान. आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चाइना ने कैसे टेक ओवर किया, चाइना की पार कैसे आई. यार
आई गेस ये आपके सिलेबस में नहीं है, गेस नहीं, मुझे पता है ये सिलेबस में नहीं आ रहा है चाइना की, बट हम चाइना की थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब मैंने आपको इतनी बात बता दी, ये आपको याद रहेगा यूएस डोमेन कैसे आया। अब ठीक है, यूएस डोमेन का मतलब यही है कि यूएस पार में आ गया था, हेजिमनी मतलब बताया था ना, डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर, तो यही हुआ था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद ना, कुछ लोग कहने लगे यार अब हम टेक ओवर कर सकते हैं यूएसआर सोवियत ब्लॉक को। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश्ड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ऑल राइट, लुक हियर, बहुत ध्यान से देखना, यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। आप देख रहे हो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, किसने फायदा उठाया? यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन यूएसएसआर भी चलो 15 कंट्रीज का वो था, बट यूएसएसआर थी तो वन कंट्री। ठीक है, ऐसे जैसे यूएस एक है, इंडिया एक है, ऐसे नहीं है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है क्या फिर? ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है? होल्ड ऑन गाइस, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है 27 नेशंस का वो कॉन्ग्रेगेशन, मतलब सब लोग साथ बैठते हैं, दिस इज ऑल यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसे करती है, अब ये बात देखो एक बार, जब सब नेशंस की यूनिटी होगी, जब सब साथ में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा ना। ठीक है, एक बात सुन लो, 28 मेंबर स्टेट्स थे, अब 27 हो गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी कितने हैं? 27 है एज ऑफ, ये मैं आपको बता रही हूँ, एज ऑफ जनवरी 2020। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हैं, यू मस्ट गो एंड गूगल इट, गूगल बाबा है ना। ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ईयू का यू कैपिटल होता है, मैंने जानकर मिस्टेक्स लगवाई हैं थोड़ी थोड़ी कि आप देखो क्या गलती है। आप लोग क्या लिख के आओगे? ईयू, दिस इज रॉन्ग। ईयू क्या है? ईयू तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है तुम्हें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी। ये कब की बात हो रही है? 2005 की बात हो रही है। एनसीईआरटी थोड़ा सा पीछे चलती है, एनसीईआरटी में लिखा है कि यूरोपियन यूनियन was ahead of USA also, ठीक है, with a GDP of more than 12 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की कितनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है पता है किसी को? इंडिया का टारगेट क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2021 या 2022, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। with a GDP of more than 12 trillion in 2005, 12 trillion is a big number। इंडिया तो अभी स्ट्रगल कर रही है 25 डॉलर ट्रिलियन के साथ ही। ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ यूएस। ये बात हो रही है 2005 की। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। इट्स करेंसी, इसकी करेंसी क्या है? जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन की पार्ट है उसकी सबकी करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, ये बात याद रखना। 27 कंट्रीज है, इन सबकी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। आपको पता है यूएस ने बहुत हेल्प करी है यूरोपियन यूनियन की, यार कि तू राइज कर, देखो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मिलिट्री प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आई एम हियर टू हेल्प यू। उसने बहुत हेल्प करी है, बट आपको पता है यूरो ने ही एक थ्रेट पोस्ट कर दिया था। उसने कहा यार क्या पता यूएस डॉलर से भी ऊपर चली जाए यूरो। अभी तो हम सब कुछ यूएस डॉलर में करते हैं ना, हर चीज़ यूएस डॉलर में की जाती है अभी तो सब कुछ ट्रांसफ़र। उसको एक डर था, इट पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, ऐसा ना हो जाए कि यूएस डॉलर नीचे चली जाए यूरो से। ठीक है, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ यूएस, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, रटने को कुछ नहीं कह रही हूँ, समझो बात को क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखो, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड, इट्स कौन है यहाँ पे? यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये देखो, अगर ये यूएस का शेयर है ना, 1 2 3, ये यूरोपियन यूनियन का शेयर है। फिर समझ रहे हो, 3 times इज अ बिग नंबर, लार्जर देन दैट ऑफ। अब एक बात बताओ ना, अगर यूरो डोमिनेट करेगी तो ऑफ कोर्स ट्रेड में किसी भी करेंसी को, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को अगर हमें यूज करना होगा तो हम ऑफ कोर्स यूरो यूज करेंगे। हम क्यों यूएस डॉलर यूज करेंगे जब डोमिनेंस ही यूरो का है?
समझ लो, इसमें सिर्फ यही लिखा है, 3 टाइम्स था, बट अभी क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड, एनसीईआरटी का कहना है, और आप लिख कर भी यही आना कि यूरो का शेयर 3 टाइम्स है ऑफ दैट ऑफ यूएस डॉलर। अभी क्या सिनेरियो है, हम अभी पढ़ते हैं। देखो, इसने ये बात बोली है 2005 में यूरो ऊपर था, ये बात 2005 की है, बट आपको एक रियलिटी वाली बात बताऊं, अभी अगर आप 2020 में देखो तो यूएस डॉलर ऊपर है, फिर आता है यूरोपियन यूनियन, और कुछ 7 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है इनमें, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, आप एक बार गूगल करके चेक करो। अगर यार ये सब आप बोर्ड्स में लिख सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ यही मेंशन्ड है। दे वुड लव टू नो दिस, बट उनको भी पता होना चाहिए। पता है क्या होता है, कभी कभी जो इन्विजिलेटर होता है ना, जो एक्चुअली में पेपर चेकिंग कर रहा होता है, एट टाइम्स वो नहीं समझ पाता ना तुमने क्या लिखा है, ये 7 ट्रिलियन कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी में तो कोई है नहीं। दे ब्लाइंडली फॉलो एनसीईआरटी, आई मस्ट टेल यू। और अगर उनको नहीं समझ आ रहा ना, दिल गिव यू 0, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए बहुत खतरनाक होता है। तभी कहते हैं कभी भी इंग्लिश के पेपर में या कुछ भी ऐसे यार इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं लिख के आनी चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू, मेरे भी 100 on 100 आए थे इंग्लिश में, नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई कैन हेल्प यू। ऐसे क्यों आए थे, बिकॉज मैंने कुछ हाई फाई नहीं लिखा था उसमें, नॉर्मल चीज़ें लिख कर आई थी, और बट अच्छा लिख कर आई थी, कोई कटिंग नहीं करी थी। इसके बारे में बात करेंगे, बट अब मैं आपको जनरली थोड़ा ऑफ द टॉपिक चली गई बताने के लिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं पॉलिटिकली क्या हुआ था। 2 मेंबर्स ऑफ EY नहीं होता है, EU होता है, ये बात ध्यान रखना। 2 मेंबर्स ऑफ EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस। जो ब्रिटेन और फ्रांस है ना, ये 2 कंट्रीज देख लो, होल्ड परमानेंट सीट्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। इंडिया अपॉइंट हुआ है फॉर द टर्म 2021-2022, 10 ईयर्स के जो 10 मेंबर्स होते हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया को वोट किया गया, इंडिया को वोट मिला है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनको ऐसे कर रहा है, ठीक है। अभी 5 मेंबर्स एक बार देख लो कौन कौन से हैं। फ्रांस, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, जो ये 5 मेंबर्स होते हैं ना, मैं बताऊँ कौन कौन से, यूएस, चाइना, यूएसएसआर विच इज रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, ये कंट्रीज। एक बार क्लैरिफाई करो, मेरे को एक बार बताओ कि कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं। ब्रिटेन विच इज यूके, ऑल राइट, यूके, फिर यूएस, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना। ये 5 कंट्रीज। मुझे एक बार बताओ, आप मुझे बता दो मैंने ठीक बोला है कि गलत बोला है। अगर गलत बोला तो आप मुझे करेक्ट करो, ठीक है। आई होप वी आर ऑल ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है। ये मैंने ये 5 कंट्रीज़ का नाम बताया है, 5 ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, ठीक है। 5 ये परमानेंट की बात हो रही है, ये नॉन परमानेंट, ये चेंज होते हैं हर 2 साल बाद, ठीक है। चलो ठीक है। EU देखो इसमें क्या लिखा है, ये बस यही बताना चाहता है, जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ हैं ना, उसके अंदर 2 कंट्रीज़ है, ब्रिटेन विच इज़ यूके, एज वेल एज फ्रांस, जो कि यूरोपियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। द EU इज यूरोपियन यूनियन, इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। ये बता दें 10 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 15 हो जाते हैं टोटल, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। Its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than coercion। मतलब क्या है, क्या बोल क्या रहा है, and military forces, एक बार पढ़ो इसे, has been effective as in the case its dialogue with China on human rights and environmental degradation। इसका कहने का मतलब है कि वो जब यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं ना, वो जाकर लड़ाई नहीं करने लग जाते, उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती या कोई भी बात ट्रेड
डिस्प्यूट्स आ गए, बहुत लड़ाई हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, बट वो लोग लड़ने नहीं चले जाते। वो कोअर्जन मतलब कोई फोर्स यूज़ करना, मतलब मारपीट, कोई लड़ाई वड़ाई, कुछ चीज़ फेंकना उनके ऊपर, ये सब नहीं करते थे। वो लोग हमेशा चाहते थे कि एक पीस रहे, एक सेटलमेंट हो जाए, एक नेगोशिएशन रहे हर बात में, ठीक है। डिप्लोमेटिक रहते थे वो लोग, और कोई कोअर्जन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस नहीं यूज़ करते थे। और जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है तो वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पीछे नहीं हटते। आजकल क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ सालों में 2050 तक हमारी आने वाली जनरेशन्स क्या देखेंगी, कैसे रहेंगी, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको सर्वाइव करना, यहाँ ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीज़ों में यूरोपियन यूनियन बहुत आगे रहता है, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, ध्यान से देखना। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में कह रहे थे EU कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ कोर्स US की है। US इज द गॉड मैन, यू गाइस हैव टू नो दिस दैट US इज द गॉड, भगवान है सबका यार। वो US डॉलर देख लो ना, आज स्काई हाई रीच कर रहा है, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, उसकी मिलिट्री, उसका सब कुछ बहुत आगे है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, हर चीज़ में वो बहुत आगे है। तो क्या हो गया उसका पुलिसमैन अगर किसी ब्लैक मैन को अगर पैर से ऐसे गले पे रख के उसकी डेथ हो जाती है तो क्या हो गया फिर, है ना। US तो गॉड है, गलत हुआ है जो हुआ है। आई होप द मैन गेट्स जस्टिस। अब तो वो मर गया है वैसे, उसे क्या जस्टिस मिलेगी। द EU कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट, ये बात याद रखना। फर्स्ट US है जो इनकी 27 कंट्रीज है, अगर सबको मिलाया जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाती है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस सेकेंड आफ्टर द US। US इज द गॉड ऑफ ऑल, बट यूरोपियन यूनियन भी करता है, सेकेंड रहता है आफ्टर द US। 2 EU मेंबर स्टेट्स Britain and France also have nuclear arsenals of approx 550 nuclear warheads. ये एक जनरल लाइन है, इसमें अगर याद कर सकते हो तो करना। 550 आर्सेनल हेड्स, न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ अप्रॉक्स 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास। ऑल राइट, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो यूरोपियन यूनियन बहुत आगे है, ठीक है। और स्पेस की बात भी करी जाए, एक बार पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस, जब कहीं जाना होता है या रॉकेट्स भेजने होते हैं, इन सब में बहुत आगे है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड से वहाँ सब चीज़ें काम करती हैं। मूविंग ऑन, देखो ये थोड़ा डिटेल्ड है, आपको एक बात समझनी है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, ये सब लिखाना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, ये लो। ऑल राइट, मैंने थोड़ा मार्क भी कर दिया है, एक बार देख लो इसे। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये देखो। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ये लिख कर आना है, जो मैंने बताया है ये सब पॉइंट, 3 पॉइंट्स इसमें। मूविंग ऑन, मिलिट्री इन्फ्लुएंस में ये लिख कर आना है, लिख कर आओगे। 6 on 6 हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है तुम्हें। थोड़ा और समझाऊंगी, क्यों समझाऊंगी कि कोई पॉइंट भूल जाओ तो दूसरा पॉइंट लिख के आ जाओ, ठीक है। फटाफट से मूव ऑन करते हैं, चलो। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर II shattered many assumptions and structures on which European states had based their relations. यूरोपियन यूनियन के बहुत चीजें सोच रखी थी, बट वर्ल्ड वॉर II ने सब कुछ शैटर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन चाहता था मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूं, बट व्हेन वर्ल्ड वॉर II आया तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें हट गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 1945 एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II। ऑल राइट, द यूरोपियन स्टेट्स कॉन्फ्रंटेड द रूइन ऑफ देयर इकोनॉमीज। इकोनॉमीज रूइन हो गई थी, रूइन मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी। and the destruction of assumptions and structures on which Europe has been founded. जिस स्ट्रक्चर पे यूरोप फाउंड हुआ था, यूरोप डर गया था कि उसके साथ ये हो क्या गया है, क्यों
और कंट्रीज ज्वाइन करने वाली थी उसको, कुछ कंट्रीज लीव कर रही थी, यूरोप एक बहुत डिस्टर्बेंस में चला गया था आफ्टर 1945। ऑल राइट, अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प। क्या बताया था मैंने, अमेरिका ने बहुत हेल्प करी थी ना यूरोपियन यूनियन की, बट क्या डरने लग गया था ऐसा ना हो कि यूरो की डोमिनेंस आ जाए ओवर यूएस डॉलर। ठीक है, याद रखना, फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, अमेरिका हेल्प करता था यूरोपियन यूनियन की इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी हेल्प करता था, मनी देता था उसको, प्रोवाइड करता था। फाइनेंशियल हेल्प बोलते हैं इसको, मनी हेल्प, मॉनेटरी हेल्प को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल हेल्प बोलते हैं। इसको क्या बोला था, मार्शल प्लान के नाम से आया था ये, टू रिवाइव यूरोप्स इकोनॉमी। यूरोप, यूएस कहता था चल यार मैंने इतना नुकसान तो कर ही दिया है, अब इसको कवर कैसे करूंगा, मैं दे देता हूँ तेरे को फाइनेंशियल हेल्प। ऐसे याद रखना, नुकसान तो यूएस ने किया था, वर्ल्ड वॉर 2 याद है, बहुत अच्छे से समझाई थी, फटाफट से देख लो। चलो, मार्शल प्लान के बारे में क्या बताया हुआ है, इन केस एनी क्वेश्चन अराइजेस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा एक है, ठीक है, ये याद रखना। OECD बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। ईयर, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 याद रखना। टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज यहाँ की थी, मैं दिखाती हूँ अभी मैप, देखो, चलो पहले मैप ही देख लो, ये देखो, ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। ये हमने पढ़ा था ना, एस्टोनिया, लैटविया, ये लोगों ने यहाँ करके ज्वाइन कर दिया था यूरोप को, याद आ रहा है कुछ, 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ये देख लो, ये देख लो, ये यूरोप का मैप है और ये यूरोप का फ्लैग है, ये फ्लैग भी देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, याद रखना, ईयर 1948 आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। इट बिकेम अ फोरम वेयर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कौन सी, ये वाली, बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज। बहुत इशूज आ जाते हैं, किसी के पास ट्रेड नहीं होता, काम नहीं होता, किसी के पास ट्रेड होता है तो ट्रेड डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, बहुत चीजें होती है, तो उसने बोला कि हम लोग सब मिलकर यूरोपियन यूनियन काम करेंगे, ठीक है। द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड इन 1949 वाज अनदर स्टेप। काउंसिल ऑफ यूरोप ईयर 1949 में आया था, कोई भी डिस्प्यूट्स हो तो सॉल्व हो सके, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता क्या है, कोई पूछे तो सही, पॉलिटिकल कोऑपरेशन इज सारी गवर्नमेंट्स मिलकर एकजुट काम करेंगी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी भी बन गई थी 1957 में, ये सब आपकी NCERT लाइंस है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, दिमाग में कुछ बैठ जाता है तो लिखाना, सब कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। दैट इज व्हाई आई डिडंट मेंशन इन 6 मार्क क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट करके नाम की एक चीज है, ठीक है, उसका हेड कौन है आप मुझे बताओ। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेड कौन है, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, इन तीनों के हेड आपको पता होने चाहिए। मुझे तो पता है, मुझे टेस्ट मत करना, आप ये देखो कि आपको पता है कि नहीं पता। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक। यूरोप को लगा कि अब ये हटने वाला है, अब हम टेक ओवर कर सकते हैं यूएसएसआर को। इट वाज वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स ना यूएसएसआर, तो उसने सोचा कि हम अब टेक ओवर कर सकते हैं, एंड रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कब बन गया था, 1992 में बन गया था। यूरोपियन यूनियन ने फायदा उठाया है। द फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कि और कंट्रीज साथ में मिलके एक पॉलिसी बना सके और साथ में काम कर सके, ठीक है। कॉपरेशन ऑन जस्टिस, कभी उन्हें कोई जस्टिस चाहिए हो, किसी भी लॉ फ्रेमवर्क हो, कोई भी काम हो तो वो साथ में काम कर सके, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स होंगे, इंटरनल कंट्री अफेयर्स या होम अफेयर्स भी बोल सकते हैं। एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, सिंगल करेंसी कौन सी, यूरो,
ऑल राइट, चलो ठीक है, फटाफट से। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन। पहले वो लोग सब मिलजुल के पैसा जोड़ते थे, बट अब ये पॉलिटिकल वन भी बन गया है, मतलब अब गवर्नमेंट्स भी साथ में काम करती हैं, ठीक है, दे वर्क एज वन। EU स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। अब वो कहता है कि हम एक नेशन है, हम अलग नहीं है, अगर हम कंट्रीज सब मिलके काम करें हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। While the attempts to have a constitution for the EU have failed, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बहुत बार प्रपोज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बट कभी बन नहीं पाया है। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग दिखाया था ना यूरोपियन यूनियन का, फाउंडिंग डेट 1992, टू बी वेरी स्पेसिफिक, गूगल करो क्या है, एंड करेंसी इज यूरो। गाइज इफ आई टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल, अगर मैं आपको बता दूं यूरोपियन पार्लियामेंट का हेड कौन है, यूरोपियन काउंसिल का हेड कौन है, कमीशन का हेड कौन है, इसकी स्पेसिफिक डेट क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आप लोगों के लिए इन सबको लर्न करना। ऑल्सो यू विल थिंक हम डेट्स को कैसे लर्न करें, तो मत करो यार, बस पता होना चाहिए 1992। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये मैं बता चुकी हूँ, इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस। The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members. आपको याद है जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, जो उसकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो यहाँ पे जुड़ गई थी जाके, ऑफ कोर्स जुड़ी थी ना, अभी हमने पढ़ा भी एस्टोनिया, लैटविया, ये देखो, ये रही, देखो ये सब कंट्रीज जुड़ गई थी, यहाँ से आई थी। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना तो यही चाह रहा है, एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल मतलब बिफोर मतलब जो पहले सोवियत ब्लॉक था, सोवियत यूनियन था, बस कहना यही चाह रहा है। द प्रोसेस हैज नॉट प्रूव्ड इजी फॉर पीपल इन मेनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक इन गिविंग यू द पावर्स। ये ब्रेक्सिट सुना है ना, ब्रेक्सिट सुना लग रहा है। ब्रेक्सिट है क्या, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया फ्रॉम EU, ठीक है। क्यों एग्जिट किया, ब्रिटेन कहती थी इतना मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा जितना मुझे नुकसान हो रहा है, मैं इतनी बड़ी कंट्री हूँ, मेरी इतनी अच्छी सब कुछ चल रहा है, मेरे ट्रेड की बात कर लो, मेरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इतने पैसे यहाँ देने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स वो मेंटेनेंस चार्जेस जो सब जा रहे हैं उसको बहुत भारी लगते थे। इट डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम EU। ऐसे ही ग्रेक्सिट था, ग्रीस ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं चाहता था EU को सारी पास देना। दैट वर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज। वो कहता था कि हमें मिलजुल के काम करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले काम करूँ, कंट्री एज इंडिविजुअल काम करे, ठीक है। ब्रिटेन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये मैंने मैप आपको दिखा दिया और ये फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, एक बार देख लो। ऑल राइट, आर वी गाइज ऑन द सेम वेवलेंथ। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कुछ पता है पढ़ा हुआ ना याद रह जाता है कि हाँ ये बताया था, ये लिख दो या कुछ भी, ठीक है। ये सब NCERT लाइन्स आपको NCERT में मिल जाएंगी, बट इनका मतलब क्या है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। यूरोपियन यूनियन है इकोनॉमिक, इट हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। पैसा, गवर्नमेंट, डिप्लोमेटिक मतलब पीस, सेटलमेंट, नेगोशिएशंस, एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इन्फ्लुएंस तुम्हें पता है क्या होता है, मैंने इसके बारे में अभी बताया भी था। EU इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद द GDP ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005। अब क्या है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि, और अगर आप एग्जाम में 2020 की बात लिख कर भी आ रहे हो ना, या आप 2021 में बोर्ड्स देने जा रहे हो, तो आप मेंशन करके आना क्या, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्या अमाउंट से US लीड कर रहा है EU को, ठीक है। और अगर आपको नहीं मेंशन करना है 2005 की बात भी करनी है तो आप 2005 की बात कर लो, ठीक है। इट्स करेंसी यूरो के बारे में हम बात कर चुके हैं। कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। उसको यही लगता था ना कि यूरो टॉपल कर जाएगी US डॉलर को। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स है, मैंने आपको बना के दिखाया था डायग्राम, लार्जर देन दैट ऑफ US, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट। जिसको लगता था US डॉलर से भी अच्छी है, उससे भी बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है विद US एंड चाइना, जो भी उसके डील्स होती थी US एंड चाइना के बारे में। सिर्फ US और चाइना की बात ही क्यों करें, क्योंकि ये बहुत मेजर इकोनॉमीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स। वो कहता है कि जो इसकी इकोनॉमिक पावर है, मतलब अब देखो, अब तो EU सेकेंड नंबर पे है, उससे पहले ना इकोनॉमिक टर्म्स में EU US से ऊपर थी,
फर्स्ट थी तो ये सेकंड थी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट थी ना, इसकी इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स। जो उसके नेबर्स थे ना वो उससे इन्फ्लुएंस होते थे। क्यों इन्फ्लुएंस होते थे? क्योंकि इतनी बड़ी, इतना लार्जर नंबर था ये, ठीक है। एज वेल एज इन एशिया, अफ्रीका, it also functions as an important block in international economic organizations such as World Trade Organization. European Union plays a very active role in World Trade Organization, क्योंकि ये कहा गया ना कि बहुत assertive है when it comes to trade disputes या trade की कोई भी बात होती है तो, ठीक है। इसमें बस simplified form में से यही बताया गया। Moving on, the European Union also has political, यार अब तो 10 बार बता चुकी हूँ, याद हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पीस लाना चाहता था, नेगोशिएशंस लाना चाहता था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब मिलके काम करती थी। 2 मेंबर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन तो अब है ही नहीं एज ऑफ जनवरी 2020, ठीक है, ब्रिटेन नहीं है। बट कहा यही गया है क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती है ना, तो ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन यूएनएससी, पता है ना। इंडिया भी मेंबर है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में, 2021-2022 का है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स, बता चुकी हूँ। दिस हैज अनेबल्ड द EU टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज सच एज करंट US पोजिशन ऑन ईरान। आपको पता है अब आजकल क्या चल रहा है, US और ईरान की भी फाइट है। वो ईरान उसकी एयरक्राफ्ट उड़ा देता है, वो उसका आदमी जाके मार देता है, जो इन सब लड़ाई में है ना। तो ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि यूरोपियन यूनियन टॉपल कर सकता है, मतलब फर्स्ट स्पेस ले सकता है, ठीक है। कहने की बात इसकी सिर्फ यही थी, ओवर US की बात हो रही थी। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, डिप्लोमेसी हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, नेगोशिएशंस रादर देन कोर्जन, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बार बार नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मिलिट्री फोर्स मतलब हर चीज़ वो प्यार से करता था, काम एंड कंपोज जाके करता था। ह्यूमन राइट्स की बात आई थी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, चाइना के साथ जब ये सब नेगोशिएशंस होने थे, ये सब चीज़ें डील फाइनल होनी थी, तो उसने लड़ाई की कोई बात नहीं करी। वो लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ पीस, काम, कंपोजर, शांति से वो ये सब चीज़ें अचीव करना चाहता था। ये यूरोपियन यूनियन की बहुत अच्छी बात थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आराम से पढ़ते हैं इसे, फिर वील कॉल इट फॉर अ डे, ऑल राइट। मिलिट्रीली the EU's combined armed forces are the second largest in the world. ये हमें पता है। फर्स्ट कौन सी है? US है। Its total spending on defense is second after the US. US सबसे ऊपर है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है? सेकेंड नंबर पे मैं बात कर रही हूँ, EU, यूरोपियन यूनियन। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, ब्रिटेन अब नहीं है ब्रेक्सिट की वजह से। ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स। कितनी थी? हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ने वाले। कितनी थी? 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है, याद आ गया, हमने पढ़ा है ना ये। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत फास्ट रहती है वहाँ पे कम्युनिकेशन एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ सिर्फ क्या होती है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं, जो बाउंड्रीज ट्रांसेंड करती है, जो कंट्री को ट्रांसेंड कर जाती है, उससे बाहर निकल जाती है। EU is able to intervene मतलब उसमें घुसना in economic, political and social areas, उन सब में वो डील कर देती है। But in many areas its member states have their own foreign relations. वो कहते हैं हमें इंडिविजुअलिटी भी नहीं खोनी है। अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोई डील कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर रह के ही करनी है, या पूरा एज अ ग्रुप ही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर, जो कि अगर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं मान रहे कि हम नहीं करने वाले डील, तो आप इंडिविजुअल भी साइन कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। ऑल राइट, देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटेड, इसमें क्या बोला है, देखो ऐसा तो कोई जगह पैदा नहीं हुई है कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हाँ, ये वी आर हैविंग फन, ऑफ कोर्स नॉट, ये सब नहीं होता है, ठीक है। यूरो स्केप्टिज्म मतलब डाउटफुल, ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन को कुछ लोग डाउट करते थे in some parts of Europe about EU's integrationist agenda. integrationist मतलब इंटीग्रेटेड रहते हैं ना वो लोग, सब जुड़ के रहते हैं, तो उन्हें लगता था ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम लोग इतना इन्वेस्ट तो कर रहे हैं सब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ में, क्या हमारे साथ ठीक तो हो रहा है। दस फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन्स फॉर्मर
प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, केप्ट द यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। जो यूरोपियन मार्केट है ना, यूरोपियन मार्केट, पता है यूरोपियन मार्केट, यहाँ पे यूरोपियन स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, यूके को बाहर रखा गया था, यूके पार्टिसिपेट नहीं करता था उनमें, ठीक है। देन इट हैड इट्स ओन रीजंस, वो इंडिविजुअल रहना चाहता था, इस गेम प्ले को अलग करना चाहता था। डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द मास्ट्रिच्ट ट्रीटी। मास्ट्रिच्ट ट्रीटी पता है क्या होती है? ये वर्ड ध्यान रखना अगर तुम्हारे वन वर्ड में आ जाए तो, मास्ट्रिच्ट ट्रीटी। मास्ट्रिच्ट की स्पेलिंग एक बार देख लेना, मास्ट्रिच्ट ट्रीटी यूरोपियन यूनियन को लाई थी ये। मार्शल प्लान तो याद है ना, यूरोपियन यूनियन 1992 में। हर कोई ट्रीटी साइन होती है तभी कुछ फॉर्मेशन में आता है, कुछ चीज़ इनटू बीइंग तभी आती है जब कोई ट्रीटी होती है। तो इसके पीछे, यूरोपियन यूनियन के पीछे ये ट्रीटी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बुक में बात नहीं हुई है, इसलिए मैंने आपके साथ बात नहीं करी, बट आपको नेम याद होना चाहिए, ठीक है। एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो करेंसी हमें पता है, एंड द कॉमन यूरोपियन करेंसी यही थी। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ EU टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। मैंने कहा था ना, वो लोग खुद भी कभी कभी कुछ फॉरेन रिलेशंस करते थे, मेंटेन रखते थे, या कुछ पॉलिसीज ऐसी थी उनकी, या फिर कुछ डिफेंस के अगर कुछ अग्रीमेंट हो रहा है तो वो इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते थे, ठीक है। ओके, यूरोपियन यूनियन वाला टॉपिक एंड्स हियर। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कोई 6 मार्क क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। जो NCERT लाइन्स इसलिए पढ़ाई है कि उनको एक बार रीड कर लोगे ना तो वो याद रह जाएंगे, अब आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आसियान, ठीक है, और लीगल स्टडीज़ मैंने आपको बता दिया, हम शुरू कर रहे हैं लीगल सब्जेक्ट। एंड यार लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या पता उन्हें नीड हो इस चीज़ की। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ कर दो। और कुछ भी जो क्वेश्चंस पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। एनीथिंग जो तुम लोग बात करना चाहते हो, यू आर वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। आई एम नंदिनी छाबड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर।